तो डू, डज और डिड बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम जो है इनका इस्तेमाल देखते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद कभी भी आपको इनमें डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमेशा की तरह जैसे हम एक टॉपिक को शुरू करते हैं तो उसको बिल्कुल बेसिक से देखते हैं और एडवांस तक जितने भी उसके यूजेस हैं वो सब कवर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज बताना चाहता हूं। वो चीज क्या है कि ये जो आपके डू, डज और डिड हैं, देखो ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब से अच्छे समझ में आएगा। जानते हैं कि वर्ब दो तरह की होती है। एक तरफ आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक तरफ आपकी होती है मेन वर्ब। कौन सी होती है? मेन वर्ब, ठीक है। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब, एक तरफ मेन वर्ब। अब जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पे, मैंने बोला ही इज गोइंग देयर, ठीक है। ये एक छोटा सा सेंटेंस लिखा। यहां पे इज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये गोइंग क्या है? ये हमारी मेन वर्ब है। तो हम जो डू, डज और डिड पढ़ते हैं, डू, डज और डिड, ये दोनों जगहों पे आ सकता है। ये यहां पे भी आ सकता है और ये यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे भी आ सकता है, मेन वर्ब की जगह पे भी आ सकता है। जैसे कि मैंने बोला ही, या फिर हम बोलते हैं यू डू नॉट डू दैट, ठीक है। तो देखो यहां पे दोनों जगह पे डू मैंने लिख दिया। अगर यहां पे हम सब्जेक्ट को चेंज करें तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ही डजंट या ही डज नॉट डू दैट, ठीक है। यहां पे पहले आपका बेसिक क्लियर कराना है कि कहां कहां पे इस्तेमाल हो सकता है। देखो यहां पे क्या आया है? डज। यहां पे क्या आया है? डू। एक ही सेंटेंस में दोनों बार डू आ गया, यहां पे भी और यहां पे भी डज के साथ डू आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो हमारा डू, डज और डिड है, इसको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज को देख करके कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको आगे ये कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ओके, उससे पहले वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर कर देंगे। तो आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ कि कैसे कैसे काम करता है। ये यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आ सकता है और ये मेन वर्ब की तरह भी आ सकता है, और कहां पे कैसे आता है ये अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फॉर्म्स। जैसे आपने देखा है गो की फॉर्म होती है अलग अलग, है ना। गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, उसके बाद गोइंग आएगा और फिर आपका आ जाएगा गोज, ठीक है। ऐसे आपकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। ऐसे 5 फॉर्म्स होती हैं। अब यहीं पे इसी तरह से डू की भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। डू पहली हो गई, डिड दूसरी हो गई, ठीक है, डन तीसरी हो गई, फिर उसके बाद क्या आएगा? डूइंग आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? डज आएगा। क्या आएगा? डज। तो जितनी भी चीजें आपको यहां पे दिख रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं ये बनती किसकी हैं? मतलब ये जो फॉर्म्स बन रही हैं आप देख रहे हैं, ये सिर्फ वर्ब की बन सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये डू एक वर्ब की तरह भी काम करेगा, जिसमें इसका मीनिंग निकलता है किसी काम को करना। जब इसका मीनिंग किसी काम को करना निकले तो समझ जाओ ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब इसका ऐसा कोई मीनिंग ना निकले कि इसका करना आ रहा है या क्या आ रहा है, तब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। अब यहां पर ये जो डू है और जो डिड है और जो आपका डज है, देखो ये जो 3 आपकी चीजें यहां पे दिख रही हैं, ये वाली, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों तरह से काम करती हैं। लेकिन जो डन और डूइंग है ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की तरह ही काम करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब कभी बनते नहीं है और आपने कभी इनको देखा भी नहीं होगा कि भैया ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं ना। तो यहां तक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इससे आगे मुझे आपको ये चीज समझाने है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किसको हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट के साथ हम किसको लगा सकते हैं, अब इसके बाद हम ये चीज देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, ये जो आपका डज है, डज, अच्छा देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी मेन वर्ब नहीं लगाते हैं। तो यहां पे 3 ही शब्द है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, डू, डज, डिड और डू, जो भी लिखो, ठीक है। ये 3 ही शब्द हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, जो आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं। ये तीनों आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इनको देखते हैं कि किस तरह से जो है इनको हम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, ये जो डज है इसको आपको इस्तेमाल करना है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी का भी नाम अगर है सिंगुलर, इनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या बोलते हैं इनको? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इनके साथ आप डज लगाओगे, ऐसा क्यों है? अच्छा, आपने आप इनको याद करने का रूल बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, वहां पर जो ही सी इट होता था, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, उनके साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते थे। तो देखो यहां पे भी डू में एस या ईएस ऐड कर रखा है ना, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि ही सी इट के साथ एस या ईएस हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो डू है भाई, इनको छोड़ करके बाकी सब में तो डू ही लगेगा। दो ही चॉइस है आपके पास, या तो आप डू लगाओ या डज लगाओ। प्रेजेंट में तो दो ही है, क्योंकि इन दोनों को इस्तेमाल कहां पे करते हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, और डिड जो है वो अकेला आता है, तो ये पास्ट में लगता है। किसमें? पास्ट में। तो प्रेजेंट में दो ही चॉइस हैं, जिसके साथ ये लगेगा उसके साथ ये नहीं लगेगा, तो इन सब के साथ तो ये लगेगा। अब ये इनको छोड़ के जो भी बचेगा, क्या क्या बचा है? आई, वी, यू, दे। ठीक है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझोगे। वेरी गुड, बच्चों को भी पता है ना, कमेंट में बता रहे हैं। वेरी गुड, चलो तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ। और ये बात भी हमेशा याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब की तरह डू और डज हमेशा प्रेजेंट में लगता है, और जो डिड है ये हमेशा हमारा पास्ट में लगता है। किसमें? पास्ट में। डू डज प्रेजेंट में और डिड हमारा लगेगा पास्ट में। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे आपको इसका कंप्रेस फॉर्म बताऊं या नहीं बताऊं अभी? चलो ठीक है। अच्छा देखो, जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो कोर्स आप ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता हमारी एप्लीकेशन कौन सी है, क्योंकि चैनल का नाम तो अलग है और एप्लीकेशन का नाम अलग है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो अल्फा स्पोकन इंग्लिश ये है एप्लीकेशन, नीचे भी आपको दिख रही होगी। इसी पे हमारे पेड कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 कोर्स है इसमें, एक 499 का है, एक 999 का है और एक 299 का है। तो जो आपको सूट करे वो आप ले लेना, सबसे बेस्ट तो 999 वाला ही है। ठीक है, चलो, और जिनको ई बुक वगैरह चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, वो वीडियो के नीचे आपको दिख रही होगी। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भैया यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं कौन से टेंस में। देखो ये जो डू और डज है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जब काम करेंगे, या फिर जो डिड है ये जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, तो ये 2 केसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, ज्यादातर 90%। ठीक है, ज्यादातर 2 केसेस में काम करते हैं। या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव में आपको दिखाई देगा, किसमें? नेगेटिव में। या आपको आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिखाई देगा, किसमें? इंटरोगेटिव में। ठीक है, या तो सेंटेंस में नेगेटिव फीलिंग होगी या इंटरोगेटिव, किसी सब सवाल करोगे, है ना, तो वहां पे आप जो है डू, डज और डिड को किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे? हम इसको इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आपको दिखाई देगा। ऐसा फॉर्मेट कौन से टेंस में देखने को मिलता है? ये 2 ही टेंस है सिर्फ। एक है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और एक है आपका पास्ट का इंडेफिनिट। याद आया कुछ? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरह, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरह। बस यहीं पे ज्यादातर जो है हम इनको इस्तेमाल करेंगे। बाकी सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, और भी कुछ अदर स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे आपको डू, डज और डिड ये चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो अब मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। किस पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करते हैं पहले, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको मेन वर्ब की जो चीजें हैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो तो ये डू डज का इस्तेमाल कैसे कैसे सेंटेंसेस में होता है ये देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरह इस्तेमाल होगा, तो वहां पे इनका जो मीनिंग वो क्या निकल के आएगा? पहले नेगेटिव में देखो, इसका मीनिंग निकल के आएगा कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है। जैसे कि यहां पे देखो, मैं आम नहीं खाता हूं, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, मोहन को मालूम नहीं है कि आप यहां हो, यानी कि उसे पता ही नहीं है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, क्या वह रोज यहां आती है, ये इंटरोगेटिव वाले हो गए, यानी कि क्या कोई कुछ करता है या क्या कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे सेंसेस में भी इंटरोगेटिव में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या वह रोज यहां आती है, क्या तुम्हारे पिताजी
चाय रोज पीते हैं, मैं उसे नहीं जानता, है ना। राहुल स्कूल नहीं जाता है, पापा टीवी नहीं देखते हैं। तो कोई कुछ काम करता है या नहीं करता है, इसमें जो नेगेटिव वाली फीलिंग है इसको डू डज के द्वारा बनाएंगे। और क्या कोई किसी काम को करता है, जो इंटरोगेटिव वाली फीलिंग है, इसको आप डू डज के द्वारा बनाएंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं ट्रांसलेशन। दोनों के फॉर्मूले साथ में लिखे हुए हैं, ये इंटरोगेटिव वाला फॉर्मूला है और ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ट्रांसलेट करके दिखा रखा है कि मैं आम नहीं खाता हूं। तो यहां पे मैं के लिए हमने सब्जेक्ट के लिए लिखा है आई, और यहां पे हमें क्या लिखना है, नेगेटिव है तो आई के साथ डू लगेगा, डज डू लगेगा। तो यहां पे लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे नॉट। जैसा कि फॉर्मूला भी देखो, सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले, फिर डू डज में से एक, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फॉर्म, यानी कि खाने के काम के बारे में बात हुई है तो खाने को बोलते हैं ईट। क्या नहीं खाते हैं, मैंगो, आम। ठीक है, तो आई डोंट ईट मैंगो या आई डू नॉट ईट मैंगो, ऐसे आप बोल सकते हैं। आगे देखो, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है। तो कैसे बोलेंगे, मेरा भाई यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बोलेंगे माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर थर्ड पर्सन के अंदर आएगा तो इसमें लगाएंगे डज, उसके बाद आएगा नॉट। माई ब्रदर डज नॉट कहां नहीं जाता है, स्कूल, तो लिखेंगे गो टू स्कूल। ठीक है, माई ब्रदर डजंट गो टू स्कूल या डज नॉट गो टू स्कूल, ऐसे आप जो है इन सेंटेंसेस को बनाओगे। ठीक है, वेरी गुड। वेतन, हरिओम, एपी, प्रांजल, कुमारी, अर्पिता, रोयल, वेरी गुड, सभी बच्चे बना रहे हैं ना। आगे देखो, नेक्स्ट है, मोहन को मालूम नहीं है कि आप कहां हो। मोहन को पता ही नहीं है आप कहां हो, कैसे बोलोगे इसको, बताओ कैसे बनाओगे। सबसे पहले हमें इसको ये बनाना है, ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो बोलेंगे मोहन को मालूम नहीं है, यानी कि मोहन नहीं जानता है, कोई कुछ नहीं करता है, मोहन नहीं जानता है। मोहन को मालूम नहीं है, इसका मीनिंग यही तो है, मोहन नहीं जानता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कैसे बोलोगे, सबसे पहले लिखोगे मोहन, मोहन थर्ड पर्सन के अंदर आएगा इसलिए इसके साथ आएगा डज, तो मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है। ये यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, डू डज के साथ नोट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमने इसको काउंट किया है। तो मोहन डजंट नो, मोहन नहीं जानता है वेयर आर यू, कि तुम कहां हो, है ना, ऐसे आप इसको बना दोगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। कुछ बच्चों ने तो पूरे के पूरे सेंटेंसेस ही बना दिए। आगे देखो, क्या वह रोज यहां आती है। अब किसी से पूछ रहे हैं क्या वो रोज यहां आती है, तो सवाल कर रहे हैं, तो इस बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि डू डज आपके सबसे पहले लगेंगे। तो पहले देखो सब्जेक्ट क्या है, कोई लड़की है, थर्ड पर्सन के अंदर आते तो यहां पे क्या लगना चाहिए, डज लगेगा। तो बोलेंगे डज, डज सी, ठीक है, डज सी कम हेयर डेली, डज सी कम हेयर डेली। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एवरीडे नहीं लिख सकते, भाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तीर नहीं मार देगा तुम्हारे, यहाँ पे एवरीडे लिख दोगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, धीरे धीरे अपना आप जिसको जिसकी आदत होती है ना वो उसी को इस्तेमाल करता है। जैसे हिंदी में नहीं है, आप हिंदी बोलते हैं, किसी को कुछ करने की आदत है, किसी को कुछ बोलने की आदत है, उसी चीज को कोई दूसरी तरह से बोलता है, हर किसी की अपनी अपनी टोन होती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, शुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ओके, चलो तो डज शी कम हेयर डेली या डज शी कम हेयर एवरीडे, कुछ ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इन सब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी। कभी सोचने लगो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज में तो सर एस या एस लग रहा था, डू डज और डिड, कभी भी इनके साथ एस या ईएस वाली फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ पहली फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, नॉर्मल फॉर्म जो होती है किसी भी वर्ब की, वो वाली फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी चाय रोज पीते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डज, डज यूर फादर, इंटरोगेटिव है क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ये यूर फादर पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये नहीं है कि इसमें यू ही सब्जेक्ट है, फादर नहीं है, यूर फादर तुम्हारे पिताजी, ये कोई तुम्हारे पिताजी खड़े हुए हैं तो पूरे तो बोलोगे तुम्हारे पिताजी, या यूर बोल दोगे खाली, यूर ऐसे तो नहीं है, या फादर बोल दोगे, फादर तो चल जाएगा लेकिन यूर अकेला नहीं चलेगा। तो यहां पे पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट है, डज यूर फादर। ठीक है, अब देखो चाय पीने के लिए ड्रिंक का इस्तेमाल करो, हैव का इस्तेमाल करो, टेक का इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डज योर फादर टेक टी डेली, या हैव टू डेली, या ड्रिंक टी डेली, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इंटरोगेटिव का जो साइन है वो भी भैया आपको लगा ही लेना लास्ट में। ठीक है, कभी उसको ना लगाओ। आगे देखो, मैं उसे नहीं जानता, आप ऐसा भी बोल सकते हैं मैं उसे नहीं जानता हूं या मैं उसे नहीं जानता, बात तो यही है ना कि आप उसे जानते नहीं है, बस बात कहानी खत्म, पीछे है लगाओ मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसे नहीं जानता तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई डू नॉट या आई डोंट नो,
आई डोंट नो हिम या हर, आप दोनों में से कोई भी एक लिख दोगे, ठीक है। आई डोंट नो हिम या आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूं। आगे समझ में? चलो आगे देखो, राहुल स्कूल नहीं जाता है। राहुल कहां नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले लिखोगे राहुल, ठीक है, अब फिर लिखोगे डज, फिर लिखोगे नॉट। राहुल डज नॉट गो टू स्कूल, तो राहुल कहां नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। ऐसे आप इसको बनाओगे। पापा टीवी नहीं देखते हैं, तो कैसे बोलोगे? तो आप खुद बनाओगे, ठीक है, आपको ये कमेंट करना है। पापा टीवी नहीं देखते हैं, बहुत आसान नॉर्मल सेंटेंस है। देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इसमें इस्तेमाल करोगे भैया वॉच का, ठीक है, WATCH। भाई वेतन जो पेड कोर्स है ना वो रिकॉर्डेड है, ठीक है, उसमें ऐसे लाइव क्लास नहीं चलती है, ठीक है, उसमें वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगी सारी की सारी। अगर कोई डाउट होता है किसी को तो वहां पे डाउट ग्रुप मिलता है कि आप अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है। वैसे तो हमारी क्लासेस में ज्यादातर अगर 100 बच्चे हैं ना क्लास में, तो 100 में से 90 को डाउट होगा ही नहीं, 95 को नहीं होगा बल्कि, ठीक है। 2 4 5 ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में डाउट होता है, कितना ही अच्छा समझा लो, कितना ही बुरा समझा लो, तो वैसे डाउट आता नहीं है किसी को भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिर भी आपको डाउट ग्रुप दिया जाता है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स जो है वो क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। पेड कोर्सेज में ये फैसिलिटी एक्स्ट्रा है, बाकी यहाँ पे यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो अब ये जो आपका है ना, इसको मेन वर्ब की तरफ देख लो, फिर उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, कि भाई डू डज ये जो है या डिड, इनको मेन वर्ब की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब मेन वर्ब की तरह इनको इस्तेमाल करेंगे ना, तो वहां पे देखो किस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। जैसे मैंने बोला डू यूर होमवर्क, तो यहां पे ये डू का मतलब है करना, कि अपना होमवर्क करो। तो डू का मीनिंग जब भी करो के सेंस में निकले, समझ जाओ यहां पे ये मेन वर्ब है। ही डज हिज वर्क। अब देखो यहां पे आपको लग रहा होगा सर ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम डज का इस्तेमाल कर देंगे, ये डज तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जब हेल्पिंग वर्ब होगी ना ऐसे नॉर्मल, ये ऐसे नहीं दिखाई देगी, इसके बाद कुछ ना कुछ नॉट वगैरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ब की फॉर्म जरूर आती है या नहीं आती है? आती है। तो यहां पे क्या कोई वर्ब की फॉर्म दिखाई दे रही है? नहीं है, ये खुद ही वर्ब की फॉर्म है। कभी भी आपने ऐसा देखा है ही इज हिज वर्क, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम इज को हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके बाद वर्ब चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब यहां पे ये चीज मेन वर्ब की तरह काम करे तो आगे वर्ब आपको नहीं मिलेगी ज्यादातर देखने को। तो यहां पे ये मेन वर्ब है क्योंकि हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इसको बनाया है, जिसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट था थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब की जो पहली फॉर्म थी डू, उसमें हमने सब्जेक्ट के हिसाब से एस ऐड करके उसको यहां पे बना दिया डज। क्या बना दिया? डज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं यहां पे आपकी काम करती है। आ गया सभी को समझ में? आगे देखो लिखा हुआ है कि तुम अपना काम करते हो, यू डू यूर वर्क। अब किसी से नॉर्मल बात, तू तो अपना काम करता ही है, ठीक है, तो यू डू यूर वर्क। अब यहाँ पे जो डू है ना, डू ये भी यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह कंसीडर करेंगे तो इसके बाद कोई ना कोई वर्ब तो होनी चाहिए, तो जो कि यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है राघव यह बार बार करता है। भाई राघव को कोई काम दिया गया होगा, आप बोल रहे हैं ये तो रिपीटेडली करता है, इसको बार बार करता है, अगेन एंड अगेन, है ना। तो राघव डज इट अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे डज क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद देखो कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म देखने को मिलेगी अगर डू डज लिखा हुआ है, जैसे कि पीछे के सेंटेंसेस में देखा है हमने। लेकिन अगर इसके बाद नहीं मिलती है तो आपको अंदाजा लगाना है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी में है जो आपकी नहीं मिलती है। ओके चलो अब हम करते हैं बात डिड की, जो कि पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अब जल्दी से यहाँ पे जो सेंटेंसेस बचे हुए हैं जिनको आते हैं वो बनाने की कोशिश करो कि आपसे सेंटेंस बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो बनाऊंगा ये भैया ना। तो डिड में पहले मीनिंग समझो, मीनिंग क्या निकल के आता है। यहाँ पे जो मीनिंग है वो कुछ ऐसा निकल के आता है नेगेटिव में। नेगेटिव में सुनो,
कि किसी व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, कब? पास्ट में। तो पास्ट में किसी ने कोई काम नहीं किया, ऐसा मीनिंग देखने को मिलेगा। इंटरोगेटिव में मीनिंग देखने को मिलेगा कि क्या किसी ने कोई काम किया, जैसे कि तुम क्या वहां गए, क्या तुमने उससे पूछा, क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया, तो क्या किसी ने कुछ किया पास्ट में, ऐसा मीनिंग इंटरोगेटिव में। और नेगेटिव में मैं वहां नहीं गया, मैंने उसे नहीं पूछा, मैंने उसे नहीं बताया, ये नेगेटिव वाली जो चीजें हैं ये आपको नेगेटिव में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं इसको कैसे जो है हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहले फॉर्मूला देख लो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, नॉट आ गया मतलब क्या है, नेगेटिव का फॉर्मूला है। वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है मतलब क्या है, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है, इतना तो आता ही होगा आपको। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू हो, डज हो या डिड हो, तीनों के साथ पहली फॉर्म आ रही है जो कि हमने लगाई है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। भैया वो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में आती है। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस जब आप बनाओगे तब सेकंड फॉर्म आएगी सिर्फ। अगर उसी का नेगेटिव बनाने लगे तो फिर डिड के साथ तो पहले ही फॉर्म लगानी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहां पे कुछ सेंटेंसेस बने हुए हैं पहले से ही, इनको समझने की कोशिश करो पहले, फिर मैं आपको आगे के जो सेंटेंसेस हैं उनको बताता हूं। देखो लिखा हुआ है, मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की। नहीं की मदद, पास्ट की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे माय फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर। अब डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, माय फादर डिडंट हेल्प द पुअर। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। आप दोनों ने चाउमीन नहीं खाई, कैसे बोलोगे, बोथ ऑफ यू, इसका मतलब आप दोनों, बोथ ऑफ यू डिडंट ईट चाउमीन, या डिड नॉट या डिडंट, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मोहित ने रोहित को यह नहीं बताया। मोहित ने रोहित को ये नहीं बताया तो कैसे बोलोगे, मोहित डिड नॉट टेल दिस टू रोहित। मोहित डिडंट टेल दिस टू रोहित। ये मत सोचना है पीछे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे कोई इमोजी था उसका ऑटोमेटिक कई बार ऐसा होता है, ये साइन समझ जाता है। ठीक है, चलो नेगेटिव हो गए। आगे देखो इंटरोगेटिव, क्या उसने मेरी मदद की थी। अब आप किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, भाई क्या उसने मदद की थी मेरी, तू तो था ना वहां पे, तू बता क्या उसने मेरी मदद की थी, ऐसा मीनिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। अब इसको कैसे बनाओगे बताओ, इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला में हमारे सबसे पहले क्या है, डिड, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने, ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है तो मैं लड़की मान लेता हूं, शी। ठीक है, डिड शी। उसके बाद वर्ब, काम क्या है यहाँ पे, मदद कर देगा, मदद करने को बोलते हैं हेल्प। डिड शी हेल्प, क्या उसने मदद की, इतना तो मीनिंग निकल गया, किसकी, मेरी। मेरी के लिए क्या लगाएंगे लास्ट में, मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड शी हेल्प मी या डिड ही हेल्प मी, ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बनेगा। बच्चे क्यों सो गए, भाई बच्चे क्यों सो गए कैसे बनाओगे, बच्चे क्यों सो गए, तो बोलोगे। अच्छा एक चीज देखो, ये ऊपर वाले जो दो, ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है ना, इसमें हाँ या नाम जवाब नहीं दिया जा रहा। भाई बच्चे क्यों सो गए, अब बताओ क्यों सो गए, हाँ या नाम में जवाब दे नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले में दे सकते थे, क्या उसने मेरी मदद की, आपने बोला हाँ भाई, अगर नहीं की होगी तो बोलोगे नहीं, है ना। तो लेकिन ये जो नीचे वाला है ना, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, पूरा जवाब देना पड़ेगा। और जब भी पूरा जवाब देना पड़े किसी सवाल का, तो उस सवाल को ट्रांसलेट करते टाइम WH फैमिली वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्यों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, तो बोलेंगे वाई डिड किड्स स्लीप, ऐसे आप सेंटेंस बनाओगे, या वाई डिड चिल्ड्रन स्लीप। ठीक है, तो यहां पे हम WH फैमिली वर्ड की हेल्प लेके सेंटेंस को बनाएंगे। आगे देखो, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई डिड नॉट या आई डिडंट राइट अ लेटर, आई डिडंट राइट अ लेटर टू हिम। मैंने उसको क्या नहीं लिखा है भैया, पत्र नहीं लिखा है, मैंने उसको कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिखी है। ठीक है, ऐसे बनाओगे। क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, पास्ट का ही हो गया। ठीक है, इंडेफिनिट में ही बनाओगे। और नफरत के लिए बच्चे सोच रहे हो क्या लिखें, हेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेट का। ओके, अब इसको आपको ये ट्रांसलेट करना है, इंटरोगेटिव वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डिड के द्वारा आप इसको शुरू करोगे, किसके द्वारा, डिड के द्वारा। ठीक है, चलो, तो बहुत से बच्चों ने तो इसको कमेंट में बना भी दिया है, बाकी जिन्होंने नहीं बनाया है ना, उनके लिए है, उनको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
अब देखो यहाँ पे ना ये जो है इसके सिंपल सेंटेंसेस में भी बहुत सारे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा कि किसी के पास कोई चीज है तो आप हैज या हैव का इस्तेमाल करके बनाते हैं, लेकिन अगर उसी का नेगेटिव बनाना हो कि उसके पास वो चीज नहीं है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, डू डज के साथ इस्तेमाल करोगे नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, चलो तो यहां पे ये जो आपको दिख रही है ना हेल्पिंग वर्ब, ये एचवी जो लिखा हुआ है, ये एचवी की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, डू डज या डिड में से अकॉर्डिंग टू टेंस आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस बना के दिखाया हुआ है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, ये वाला कहां से हो गया, ये वाला इंटरगेटिव वाला है, पास्ट का है तो ये तो पता ही है कि आपको क्या लगना चाहिए, डिड लगना चाहिए, है ना। तो बोलेंगे डिड यू हैव अ कार। एक बात याद रखना, सब्जेक्ट कोई भी हो तो सब में हैव ही आएगा, हैज मत लगाना कभी भी। देखो इधर भी सब में हैव फिक्स है, इधर भी सब में हैव फिक्स है। अगर यहाँ पे हैज भी लगता तो मैं स्लैश करके हैज यहाँ पे लगाता, है ना, लेकिन लगना ही नहीं है, सब में हैव ही आएगा तो हैव ही लिख रखा है फिक्स करके। ठीक है, तो डिड यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार थी, ऐसे बनाओगे। क्या उसके पास यह किताब है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं भाई, क्या उसके पास है ये किताब, कैसे बोलोगे। पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप इसमें डज का इस्तेमाल करोगे, तो बोलोगे डज ही हैव दिस बुक, डज ही हैव दिस बुक, क्या उसके पास ये किताब है। तो वो बोलेंगे सर ये ही के साथ तो है जाना चाहिए, अभी समझाया था ना 2 मिनट पहले। कोई भी चीज हो यहां पे हमें चेंज नहीं करना है, हैव ही रहेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके हिसाब से वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से तो होती है, या सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से। जब ये हेल्पिंग वर्ब थी हैव, तब तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो रही थी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा डज है एक तरह से, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, जब भी तो हमने ही से पहले लिखा है इसको, है ना। तो ये जो डज है, डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए, और जो हैव है ये वर्ब की पहली फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से मेन वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, आगे कंफ्यूज कर दे कभी आपको। ठीक है, तो ये है यहाँ पे मेन वर्ब है, ये समझ लो बस। और सब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी मेन वर्ब चेंज नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब चेंज होती है। जैसे हैज हैव को कौन सी वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। इज एम आर को आईएनजी वाली चाहिए, विल बी को आईएनजी वाली चाहिए, विल हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, और नॉर्मल विल को पहली फॉर्म चाहिए। ऐसे ही ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके हिसाब से पहली फॉर्म इसको चाहिए। जो हैव है वो बेस फॉर्म है, पहली फॉर्म है, ये बात याद रखना है। ठीक है, देखो क्या तुम्हारे भाई, तुम्हारा मैंने क्या लिख दिया है, क्या तुम्हारा भाई था बनाओ इसको। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई था, ये पास्ट में चला गया, अब क्या लगेगा, डिड लगेगा फिर तो बनाओ पास्ट में। पास्ट में ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हारा भाई था, तो बोलेंगे डिड यू हैव अ ब्रदर, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डिड यू हैव अ ब्रदर, क्या तुम्हारे भाई था। सीता के पास गुड़िया नहीं है, सीता के पास क्या नहीं है, गुड़िया नहीं है, तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सीता डज नॉट हैव अ डॉल। गुड़िया को क्या बोलते हैं, डॉल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पास क्या नहीं है, गुड़िया नहीं है। उसके पास कार नहीं थी, पास्ट का सेंटेंस हो गया, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे ही, पास्ट का है ना तो डिड लगाओगे। ठीक है, ही डिड नॉट हैव अ कार, ही डिडंट हैव अ कार, उसके पास क्या नहीं थी, कार नहीं थी। आगे देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, राहुल के पास किताब नहीं थी, उसके 2 भाई नहीं हैं, क्या पंकज की 3 बहनें हैं। ये 3-4 सेंटेंस है आपको बनाने हैं, जो आपको कंफ्यूज करेगा वो ये वाला है, इसको मैं बना देता हूं। उनके 2 भाई नहीं हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम बोलेंगे उनके, यानी कि दे डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, दे डोंट हैव 2 ब्रदर्स, ऐसे आप इसको बना दोगे। और क्या पंकज की 3 बहनें थी, तो इसको बोलोगे डिड पंकज, ठीक है, डिड पंकज हैव 3 सिस्टर्स, ऐसे आप इसको बनाओगे। ठीक है, तो 2 बना दिए हैं, 2 आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनको आप खुद प्रैक्टिस करके देखना कि आपसे ये सेंटेंस बनते हैं या नहीं बनते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े। देखिए इसके बाद आपको कुछ अलग तरह के जो चीजें हैं वो भी देखने को यहां पे मिलेंगी। ठीक है, कुछ मैंने बोला था ना अलग अलग लेवल की
चीजें हैं वो आपको डू डज और डिड के साथ देखने को मिलती हैं। जैसे कि डिड का एक मीनिंग और रहता है, इसका मीनिंग रहता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता ही रहा, लेकिन ये मीनिंग सब तभी निकलेगा जब आप एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, ऐसा नहीं है न्यूली कर जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखाई देगा डिड नथिंग बट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म दिखाई देगी तब बनेगा, ये जरूर होना चाहिए डिड के बाद नथिंग बट, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बोला वह पढ़ता ही रहा, अब देखो आपको अपना समझ में आएगा, यानी कि ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट स्टडी, पर क्या की, पढ़ाई की, तो उसने स्टडी के अलावा कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब है कि वो तो भैया पढ़ता ही रहा, ऐसे इसका मीनिंग निकल के आया है। एक और देखो आगे वाला क्या लिखा हुआ है, सोहन और मोहन खेलते ही रहे, अब क्या लिखा हुआ इंग्लिश में, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग, सोहन और मोहन ने कुछ नहीं किया, बट प्ले, बस क्या करे, खेले, तो भैया उन्होंने खेलने के अलावा कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब वो खेलते ही रहे, तो सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। आगे देखो, मैं सुनता ही रहा, तो आप कैसे बोलोगे, आई डिड नथिंग, आई डिड नथिंग, ठीक है, नथिंग बट लिसन, ठीक है, आई डिड नथिंग बट लिसन, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ सुनने के, तो मैं सुनता ही रहा। वह बोलती ही रही, तो कैसे बोलोगे, शी, जिसको बोलते हैं ना भाई उसने क्या किया, आपने बोला बोलती ही रही भी है, कुछ नहीं किया उसने, तो शी डिड नथिंग बट स्पीक, ठीक है, तो शी डिड नथिंग बट स्पीक, तो उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलती ही रही, ऐसे बनाओगे। मैं देखता ही रहा, तो आई डिड नथिंग बट सी या वॉच या लुक, जो भी आपको बोलना है, वे पढ़ाते ही रहे, तो दे डिड नथिंग बट टीच, ठीक है, वह काम करती ही रही, तो शी डिड नथिंग बट वर्क या डू वर्क भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप बाकी के जितने भी ये सेंटेंसेस बचे हुए हैं आप इनको ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो आपके कमेंट का जवाब आपको दे देंगे, ठीक है। चलो, ऐसे ही जैसे हमने ये डिड का ये वाला मीनिंग निकाला है ना, ऐसे ही डिड का एक मीनिंग और होता है, जो है कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता ही तो था, या फिर एक चीज और देखने को मिल सकती है, काम को करता तो था, ये किसी काम पर जोर देने के लिए बोलते हैं, जिसको बोलता है ना भाई तू तो स्कूल जाता ही नहीं था, आपने बोला जाता तो था, ऐसा है ना, तो एम्फेसाइज करना बोलते हैं इसको, तो किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें नॉर्मल फॉर्मूला ही रहेगा जो आपका नॉर्मल होता है, लेकिन इसके बाद नोट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं लिखता तो था या फिर मैं लिखता ही तो था, दोनों तरह से बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे आई डिड राइट। अब यहाँ पे ये हमने सेंटेंस को बना दिया, अब इसके बाद कोई भी नोट वगैरह नहीं लगेगा, कभी सोचने लगो, जैसा नॉर्मल है ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वह दौड़ता ही तो था, तो कैसे बोलोगे, अब बोलोगे दौड़ता ही तो था, तो बोलोगे ही डिड रन, ठीक है, ऐसे बना दोगे। मैं उसे बुलाता तो था, अब बोलोगे आई डिड कॉल हिम, भाई मैं उसे बुलाता तो था, आई डिड कॉल हिम, ओके। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो बोलोगे रवि डिड लर्न इंग्लिश, रवि डिड लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था या रवि अंग्रेजी सीखता तो था। तो बाकी के दो जो हैं वो आपके लिए हैं, कृष्णा गाना ही तो गाता था और बच्चे पानी ही तो पीते थे, पानी पीने के लिए ड्रिंक का इस्तेमाल कर दोगे और पानी को बोलते हैं वाटर, ठीक है। जिसको नहीं पता वो इनको देख लेना, ठीक। चलो आगे बढ़े। इसी तरह से जैसे इनका इस्तेमाल हुआ है ना, इसी तरह से डू और डज का भी मीनिंग निकल के आता है। डिड का मीनिंग क्या था, कोई कुछ करता तो था या करता ही तो था। डू और डज का मीनिंग क्या निकलेगा, कोई कुछ करता ही तो है, ये प्रेजेंट में बनाएगा, या फिर कोई कुछ करता तो है, करता तो है, ठीक है। या फिर इसका ऐसा मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, वहां पे डिड था, यहां पे सिर्फ डू डज आ जाएगा। मैं लिखता ही तो हूं, तो बोलोगे आई डू राइट, ये डू डज आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाएगा। वह दौड़ता ही तो है, तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे ही डज रन, ही डज रन। वह उसे बुलाता तो है, तो कैसे बोलोगे, ही डज कॉल हिम, ही डज कॉल हिम, वह उसे बुलाता तो है। ऐसे आप इनको बना दोगे, ठीक है। आगे देखो, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, भाई अंग्रेजी तो सीखता है, तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे रवि डज लर्न इंग्लिश, ठीक है। रवि डज लर्न इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता तो है। कृष्णा गाना ही तो गाता है, बच्चे पानी तो पीते हैं,
शाम व्यायाम ही तो करता है, व्यायाम करने के लिए एक्सरसाइज का इस्तेमाल करोगे, पानी पीने के लिए ड्रिंक का या हैव का, और गाना गाने के लिए सिंग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इनका इस्तेमाल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, डू डज का, और डिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में अपनी सेंटेंसेज को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब तो। और ये आपके लिए है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है, कमेंट करके बताना है। क्लासेस का टाइम आपको पता होना चाहिए, हमारी क्लासेस मंडे को लगती हैं। ठीक है, और कब लगती है भाई, है ना, और वेडनेसडे को लगती हैं और फ्राइडे को लगती है। ठीक है, 3 दिन लगती है। बजे 8 बजे रात को, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को कोर्स वगैरह लेना है तो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ये जो नंबर दे रखा है ना नीचे व्हाट्सएप वाला, इस पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करोगे लिंक के लिए, तो आपको यहाँ पर भी जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर भी आप लिंक को क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।